परंतु इन लोगों के लिए नर्क के द्वार बिल्कुल नहीं। So, welcome friends. So, good evening and welcome to this very, very beautiful session, Super Friday session. And मैं यहाँ पे आप सबका वेलकम करना चाहूंगी ऑन बिहाफ ऑफ एस्टोनिया वन, और वेलकम करना चाहूंगी हम सबके वेरी वेरी फेवरेट और इम्पोर्टेंट ट्रेनर, हमारे फ्रेंड और हमारे मेंटर भी बोल सकते हैं, इसफ फखूर सर को। वेलकम इसफ फखूर सर। Good evening, everyone. Yes. Welcome to Yes. सुपर फ्राइडे सेशन। और ये एक बहुत ही स्पेशल सेशन है फॉर द लेडीज। सो सारे पार्टिसिपेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इस प्रोग्राम को अटेंड करें विद द लेडीज ऑफ योर फैमिली। ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो वी कैन स्टार्ट। आप अपने टीम मेंबर्स को एक बार चेक करें, इफ दे हैव नॉट जॉइन उनको दोबारा से एक बार मैसेज ड्रॉप करें एंड लेट देम जॉइन। Recording in progress. आज के सेशन इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, बीमारियां होती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं लेडीज को, जो वो बहुत कंफर्टेबली किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि लेडीज को, उनको भी नहीं पता कि ये एक प्रॉब्लम है या फिर एक हेल्थ चैलेंज है, वो भी उनको इग्नोर करती हैं। और लॉन्ग टाइम में ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी डिजीज में कन्वर्ट होती हैं। एस्ट्रोनिया वन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे जो ट्रेंड डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर एसोसिएट्स हैं, उन्होंने बहुत सारे लेडीज तक हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे नॉलेज इंफॉर्मेशन पहुंचाई है। इसके बावजूद भी बहुत सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह जाते हैं। तो आज के सेशन में हम उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। काजल मैम का मैं वेलकम करता हूं एज ए Thank you, sir. इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट और एज ए रिस्पॉन्सिबल डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते। Yes, sir. एस्ट्रोनिया वन के एक ट्रेंड हेल्थ काउंसलर भी हम उनको बोल सकते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द लेडीज, कुछ सवाल इस प्लेटफॉर्म में आप लेके आएंगी और जो हम बहुत ही डिसेंट तरीके से सबके वेलफेयर के लिए उसको डिस्कस करेंगे। और ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं जैसे टेस्टिमनीज जो आप सभी को मिले होंगे, वो भी मैं काजल मैम के थ्रू से कुछ कुछ टेस्टिमनीज जानना चाहूँगा, और पर्सनल Yes. केयर के बारे में भी कुछ चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। सो ये एक इंटरेक्टिव सेशन है। इस सेशन के दौरान अगर किसी महिला को लगता है कि ये भी एक टॉपिक है जिसके बारे में हमें डिस्कस करनी चाहिए, आप अपना क्वेश्चन डायरेक्टली काजल मैम को यहाँ में चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। सो इट कुड बी वेरी वेरी पर्सनल, बट ये चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये इन्फॉर्मेशन और ये सोल्यूशन चाहिए। सो शुरू करते हैं। काजल मैम, वेलकम टू द प्रोग्राम, लेट्स स्टार्ट। Yes, thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much, Estonia One, for giving me this opportunity. Friends, females बहुत ही important part होते हैं किसी भी family का, and उनकी health को somehow, जैसे मैं बहुत सारे ladies से मिलती हूँ, somehow जो health है वो बहुत ही back मीन्स मैं बोलती हूँ पीछे रहता है, उससे रिलेटेड लोगों का थॉट। एंड उसी से रिलेटेड जब भी वो अपनी हेल्थ, जब भी अपनी हेल्थ के बारे में चेक करवाती है, तो आई एम श्योर कि बहुत बार हम चेक भी नहीं करवाते और छोटे छोटे सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, एंड वी जस्ट प्रॉब्लम्स।
लेकिन अभी आज की मैं अगर बात करूं, मैं मेरी बात करूं, मेरे टीम में लेडीज की बात करूं, हम सब काफी अवेयर हुए हैं। हम सब ने बहुत कुछ अपनी हेल्थ से रिलेटेड चेंजेस किए हैं अपनी फैमिली में, हेल्थ में, और उसे एंजॉय भी किया है। सबसे पहले तो एस्टोनिया वन में आने के बाद मैंने सिर्फ चीज जो अर्न करी है ना फ्रेंड्स, वो मेरी और मेरी फैमिली की हेल्थ है। मेरी अपनी हेल्थ है, मेरी डॉटर की हेल्थ है, मेरे हस्बैंड की हेल्थ है। तो ये एक बहुत बहुत ही प्रेशियस चीज है आज के जमाने में। क्योंकि फ्रेंड्स, मेहनत करके पैसा हम कहीं भी कमा लेंगे, लेकिन अगर सेहत नहीं है ना फ्रेंड्स, तो दैट मनी विल आल्सो गो देयर ओनली। सो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन Recording in progress. तो एक बेटर लेवल पे ला सकते हैं सर। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू सर। ये बाकी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीरियड के बारे में अवेयरनेस की बहुत कमी है आज भी हमारे देश में। और एक मूवी भी आई थी इससे रिलेटेड, और उस मूवी का ऑब्जेक्टिव यही था, इसकी अवेयरनेस। पीरियड एक नेचुरल फिनोमिनन है जो ऊपर वाले ने, ईश्वर ने लेडीज के लिए बनाई है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। एक ऐसा फिनोमिनन है जिसके कारण मुझे लगता है धरती संतुलन में है। अगर पीरियड्स ना होते तो पॉपुलेशन नहीं होती। सो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और ये जो 5-6 दिन का पीरियड का जो टाइम होता है, ये इजी नहीं है। हमें सुनने में, बताने में बड़ा आसान लगेगा कि पीरियड हुआ, हमने सैनिटरी पैड्स दे दिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट। पीरियड के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ शायद नहीं पता। जैसे हमारे बॉडी का नॉर्मल फेनोमेनन होता है, हम सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं, हम डाइजेस्ट करते हैं, हमारा एक्सक्रीशन होता है, हमारे पसीने आते हैं, हमारे सलाइवरी ग्लैंड से हमारा लाड़ सिक्रेट होती है, हमारे स्टोमक में गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेट होती है, इंसुलिन सिक्रेट होती है, ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट होती है। उसी तरह का एक फिनोमेनन है जो फीमेल बॉडी में प्यूबर्टी से शुरू होती है। एक महिला बेबी जब पैदा होती है, एक छोटी सी बच्ची जो फीमेल पैदा होती है, वो सर्टेन एग्स के साथ पैदा होती है, और जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वो एक धीरे धीरे मैच्योर होती है। हर महीने एक पर्टिकुलर टाइम पे वो एक मैच्योर होकर वो बॉडी से रिलीज होती है, और वो रिलीज होने में बहुत सारे हॉर्मोन्स का योगदान होता है। फीमेल के जो मेन हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, उसकी मात्रा कम ज्यादा होती है। तो यूटेरस के अंदर की जो वॉल है, वो वॉल सोइल होती है, और उसमें से ब्लड शेड होती है। ये एक नेचुरल फेनोमेनन है, और ये एक मुश्किल दौर है, ये आसान नहीं है। इट्स पेनफुल, इट्स इरिटेटिंग। और पीरियड के दौरान जो मुश्किलात है वो सिर्फ ब्लीडिंग का मुश्किलात नहीं है। हार्मोनल चेंजेस के कारण पेन हो सकते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, डिस्कम्फर्ट होती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है, बैक एक हो सकती है, हेडेक भी हो सकता है, नींद भी डिस्टर्ब होती है, मूड स्विंग होता है, एपेटाइट लॉस होता है, नींद भी गड़बड़ हो सकती है, स्लीपलेसनेस भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी खाने पीने का मन कर सकता है। दिस इज वेरी वेरी नेचुरल। बट मैं कभी कभी हैरान होता हूँ कि ये सारे बातें जब हमने फार्मास्यूटिकल साइंस के एनाटोमी फिजियोलॉजी में बुक्स में पढ़े, तब जाकर पता चला ऐसा होता है। आज तक किसी को कॉम्प्लेन करते हुए नहीं देखा हमारे फैमिलीज में से। सो पीरियड एक मुश्किल दौर है, और इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस दौरान में घर के सारे लोग जो कर सकते फॉर द फीमेल, पहला काम एंड वेरी इंपॉर्टेंट काम, आप उनको अच्छा वाला सैनिटरी पैड ला के दे। नंबर 2, हो सके तो वो 4-5 दिन उनको रेस्ट दे। वो काम करना चाहे तो करने दे, ना करना चाहे तो मत दे। वो कभी भी खाना पीना सोना चाहती है तो 4-5 दिन के लिए उनको आप छुट्टी दे दो। पीरियड के दौरान बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, क्रैम्प्स होते हैं, स्ट्रेस भी होता है, थोड़ा बहुत डिप्रेशन होता है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हमने बना के रखे। हेमोफोर्टिन को जरूर अपने घरों में रखें, जहां में भी हमारी मदर्स सिस्टर्स जिन जो फर्टिलिटी एज ग्रुप में जिनको पीरियड्स आते हैं, हेमोफोर्टिन, स्वीट 18, वुमेन वन, ये तीनों प्रोडक्ट आपको बहुत हेल्प कर सकता है। साथ में कॉर्डिसिप की कॉफी और ब्रेन वन।
अगर ये सारे प्रोडक्ट आपने रेगुलर अपने घरों पे रखा, मुझे लगता है पीरियड के जो चैलेंज हैं वो आधे से ज्यादा सबका कम ही हो जाएगा। पीरियड के दौरान कुछ लोगों की प्रॉब्लम और ज्यादा सीवियर हो सकती हैं, जैसे काजल मैम ने कहा पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। फीमेल्स के 2 ओवरीज होते हैं और दोनों ओवरी में बहुत सारे एग्स होते हैं। बहुत सारे कारणों से उन ओवरीज के एग के आसपास में फैट ज्यादा डिपॉजिट हो सकता है। ओबेसिटी का कारण हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो सकता है, बहुत सारे मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी हो सकता है, लाइफस्टाइल से भी हो सकता है। ऐसे में वहां पे छोटे छोटे सिस्ट जैसा बन जाता है, और एक दो सिस्ट हमेशा हर इंसान के बॉडी में रहता है। जब ओवरी में बहुत सारे सिस्ट हो जाए, जिन सिस्ट के कारण वो एग मैच्योर ना हो पाए, वो आसानी से रिलीज ना हो पाए, तब जाके कॉम्प्लिकेशन शुरू होती है। जनरली शादी के बाद ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है, लेकिन अगर ठीक ना हो तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। एक दो सिस्ट होने को हम लोग सिस्ट कह सकते हैं, सिस्ट इन ओवरी, ओवरी इन सिस्ट। अगर बहुत सारे सिस्ट एक साथ में हो उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी कहा जाता है। एक नंबर है मिनिमम, उससे ज्यादा हो तो। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में वेट ज्यादा होना या फिर वेट ज्यादा होने के कारण सिस्ट होना, वाइस वर्सा। स्किन में पैचेस आना, फेशियल हेयर, पिगमेंटेशन होना, इरिटेशन होना, मूड स्विंग होना, सर दर्द होना, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं। और इसका सबसे नुकसान तब हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम अगर अच्छे से ट्रीट ना किया जाए तो कंसीव होने में भी बहुत सारे चैलेंजेस आ सकती हैं। ये जितनी भी चीजों के बारे में हमने बात किया, इसका 50% सॉल्यूशन घर वालों के हाथों में होता है। ए प्रॉपर काउंसलिंग एंड सपोर्ट। आपको शायद आप सभी लोग सुन के हैरान हो जाओगे कि ज्यादातर इंडियन फैमिलीज में लोगों को ये नहीं पता होता, ज्यादातर घरों में, कि बेटी को, बहू को, मदर को, सिस्टर को, वाइफ को पीरियड हो रहा है, उनको तकलीफ हो रही है, या फिर शी इज गोइंग थ्रू मेनोपॉज। पॉलीसिस्टिक ओवरी तो बहुत दूर की बात है। सो इन प्रोडक्ट्स के साथ साथ ये अवेयरनेस और आपकी कंसर्न बहुत मायने रखती है। ओवर टू यू काजल मैम। वाओ, थैंक यू सो मच सर। सर जैसे मैं अपनी इंडिया की मैं अगर बात करूं, जैसे मैं भी एक बार टीनेजर थी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम सबको इट वाज टोल्ड कि दिस इज अ नॉर्मल फेज इन योर लाइफ, आपको इससे पास होना है। डिटेल में कभी कोई बात नहीं करता था, ऐसा बोला जाता। इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ टैबू टू टॉक ऑन दिस। तो उस हिसाब से टुडे आई कैन टॉक एनीथिंग अबाउट इट टू माय डॉटर, पर मेरे से कभी बात नहीं हुई। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरी डॉटर को मैं ये सब बातें समझा पा रही हूँ बिकॉज ऑफ दिस अवेयरनेस, और हम सब अपने पीरियड्स के टाइम पे एक अमेजिंग वे से एक हेल्दी लाइफ जी पाए। सो मेरे काफी क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड, उसके सारे जवाब आपने दे दिए सर। जैसे एनेमिया, फटीग, जनरल वीकनेस, ओबेसिटी, ये सब इससे रिलेटेड श्योर हमारे प्रोडक्ट्स एंड राइट काउंसलिंग एंड राइट डाइट ये सब कवर करेगा। सो इसी से रिलेटेड सर आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आज अगर मैं बाहर यंगस्टर्स और टीनेजर्स नहीं बट यंग फीमेल्स की बात करूं, तो इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा हेल्थ चैलेंज हो चुका है सर। सो नो कि इससे रिलेटेड वी ऑल शुड बी अवेयर, लेकिन सर हम आपसे सुनना चाहेंगे कि क्या कर सकते हैं नेचुरली सर। ये बहुत सीरियस कंसर्न है, और ये कंसर्न सिर्फ इंडिया में नहीं है, दुनिया के बहुत सारे देशों में ये बहुत सीरियस मैटर हो चुकी है। जो सेक्स रेशियो होता है कि 1,000 मेल के अगेंस्ट में कितने फीमेल्स हैं, इंडिया में 1,000 मेल के अगेंस्ट में आई थिंक, या फिर आई थिंक Yeah. 800। यानी अगर हम लोग पूरा पूरा डाटा देखने जाएं तो जेंट्स ज्यादा हैं, लेडीज कम है। जो बच्चा पैदा होता है उसमें Yes. फीमेल फिटस की नंबर कम है, लड़कों का जन्म ज्यादा होता है। पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे मेल की संख्या कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, फीमेल्स की संख्या कंपैरेटिवली बहुत कम है। और इसका सीधा सीधा कनेक्शन फर्टिलिटी के साथ भी है। फर्टिलिटी इशू पिछले कुछ सालों में हमने बहुत ज्यादा मात्रा में देखा, और ये पता लगाना बड़ा आसान है। अगर आप किसी शहर में रहते हैं, आपको अपने आसपास
इसके बड़े बड़े होर्डिंग्स हर शहर में हैं, एयरपोर्ट्स में आपको मिलेंगे। इसके केसेस इतने ज्यादा हैं कि अलग तरह का फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करना पड़ रहा है। नॉर्मल प्रोसेस से फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, इन विट्रो करना पड़ रहा है, सरोगेसी करना पड़ रहा है, टेस्ट ट्यूब करना पड़ रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक बहुत मामूली सा कारण आपके साथ शेयर करूंगा, शायद आप लोग हैरान हो जाओगे। हमारी जिंदगी की शुरुआत, हर दिन की जो शुरुआत है सुबह से लेकर रात तक, हम प्लास्टिक में कितने बार एक्सपोज होते हैं? ऑलमोस्ट एवरी सिंगल आवर, हर घंटा हम लोग प्लास्टिक में एक्सपोज होते हैं। इस वक्त आप जहां पे बैठे होंगे, आप अपने आसपास नजर उठा के देखो कितने सारे प्लास्टिक होंगे। और ये प्लास्टिक में पानी पीने का बर्तन बन गया है, सामान स्टोर करने का हो गया है। ये प्लास्टिक जिस तरह से हम यूज करते हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े जिसको हम माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं, ये हमारे शरीर में पाए जाने लगे हैं। और ये माइक्रो प्लास्टिक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा को इंटरफेयर करता है, उसकी प्रोडक्शन, उस हार्मोन्स की उत्पादन में थोड़ा सा इंटरफेयर करके इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। हमारा जो फूड हैबिट है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, उससे भी होती है। आप देखोगे, एक साधारण सा एग्जांपल है, आज के मुकाबले 30 साल पहले के लोगों की लाइफ चैलेंजिंग थी, फैसिलिटीज कम थे, उनके पास वॉशिंग मशीन नहीं थी, सुविधाएं कम थी, उनके पास काम बहुत ज्यादा था और फैमिली भी बहुत बड़े बड़े थे। फिर भी लोगों को स्ट्रेस और डिप्रेशन नहीं होता था, हैप्पी लाइफ होती थी। आज के टाइम में सब कुछ होने के बावजूद भी लोग स्ट्रेस्ड है। आपका ब्रेन जब नॉर्मल कंडीशन पे नहीं रहता है, थोड़ा सा स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डर, गुस्सा, इस तरह का जब सिचुएशन होता है, बॉडी के सारे फंक्शंस अपने आप को थोड़ा सा कम कर लेता है। ऐसे स्टेज में भी रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के उत्पादन पे असर होता है। ओके। हमारा लाइफस्टाइल, हमारा पोल्यूशन, इससे हमारे हॉर्मोन्स पे असर होता है। उसके बाद एक हेल्दी मदर को बहुत सारे न्यूट्रिशियस फूड की जरूरत होती है, आयरन रिच फूड, फिजिकल एक्टिविटी। आज के टाइम में बहुत सारे मेडिकल स्टडीज में कहा गया है कि 20 साल 30 साल पहले एक मदर जिस तरह से बेबी को डिलीवर करती थी, बहुत सारे ऐसे लेडीज थी जो 5-6 बेबीज को नॉर्मल डिलीवर करती थी। आजकल एक भी बच्चा नॉर्मल डिलीवर करना लोगों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि बॉडी उस तरह के फिजिकल लेबर में एक्सपोज ही नहीं होती है। हमारा बॉडी रिप्रोडक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए, आज के टाइम में फिजिकली भी कमजोर है। 35 में कॉम्प्लिकेशन शुरू होती है। फर्स्ट बेबी में हमेशा कॉम्प्लिकेशन होता है। डॉक्टर ये भी कहते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, पहला 3 महीना आप ट्रेवल बिल्कुल ना करें और पूरा ध्यान रखें, हर महीना अल्ट्रासोनोग्राफी करें। 40 साल पहले तो अल्ट्रासोनोग्राफी था ही नहीं। हस्बैंड काम के लिए बाहर जाता था, उनको आके पता चलता था घर में हेल्दी बच्चा पैदा हुआ है। दाई भी नहीं होती तो हॉस्पिटल भी नहीं होती थी। सो 30 साल पहले के मुकाबले आज के टाइम में हमारा बॉडी फिजिकली वीक है। पोल्यूशन के कारण हमारा हार्मोन्स प्रोडक्शन में असर होती है। हम स्ट्रेसफुल लाइफ में होने के कारण हार्मोन्स में इम्पैक्ट होती है। और जो हमारी डेली लाइफ है, लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट, वो बहुत अनहेल्दी है हमारी एक प्रॉपर डिलीवरी के लिए। सो एक पूरा जो एनवायरनमेंट है वो हमारी हेल्दी कंसीव करने के खिलाफ है। इसको सही करने का 2-3 तरीका है। हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना होगा, जल्दी सोना, जल्दी उठना, हेल्दी फूड हैबिट्स को अपनाएं, कोशिश करें बाहर कुछ ना खाएं, नथिंग, कुछ भी नहीं, चाय भी ना पिए, घर में ही सब कुछ खाएं। आप कहीं जाते हैं तो घर से कैरी करें। कोशिश करें अपना वजन को हमेशा नॉर्मल रखें और कोशिश करें एटलीस्ट 1 घंटा के लिए आप नेचर के साथ कनेक्टेड हो जाए। खुली हवा, धूप में सुबह शाम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करें। और इसके साथ न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। एक मामूली सा विटामिन आता है B12। ये विटामिन अगर प्रेग्नेंट लेडी की शरीर में कम हो जाए तो जो पेट में बच्चा है उसकी रीढ़ की हड्डी में ऐसा लंप बन जाता है। हम इस तरह से आपने देखा होगा उसको, कुछ एसएमएस में हम लोग कुछ बोलते हैं, इस तरह से टेढ़ा हो जाता है और एक स्पाइनल कॉर्ड डिफॉर्म हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर
ओमेगा फैटी एसिड कम हो तो बच्चे का आंखें, उसकी ब्रेन, उसकी स्किन और उसके हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। सो एक ओ, छोटा सा मिनरल बहुत मायने रखता है। यही रीजन है कि सरकार ने आशा वर्कर्स को, किसी ने लिखा है कुबर निकालना, यही रीजन है कि गवर्नमेंट ने आशा वर्कर्स को एम्प्लॉय किया है। वो हर प्रेग्नेंट लेडी के पास जाते हैं आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन लेके। वो असिस्ट करते हैं उस प्रेग्नेंट लेडी को डॉक्टर का चेकअप कराने के लिए हर ट्राइमेस्टर में। 2 टीटेनस टॉक्सिक के इंजेक्शन भी लगाती है और उसको इंसेंटिव भी मिलता है अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर जानकारी और फैसिलिटीज नहीं है। सो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले से लेकर डिलीवरी तक का प्रिपरेशन अकेला इंसान का नहीं है, उस फैमिली का होना चाहिए। सारे लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हमारी आज की जो एनवायरनमेंट है ये बहुत सुटेबल नहीं है, इसलिए सब लोग उस फीमेल की हेल्प करें। प्रॉपर न्यूट्रिशन, रेस्ट, फिजिकल एक्टिविटी, डाइट, सप्लीमेंट, वेट मैनेज करना, सब कुछ अगर प्रॉपर हो। और इसके लिए मेरे सजेशन में 6 महीने पहले से ही कोशिश करें, स्टार्ट विथ हेमोफोर्टिन एंड ब्रेन वन, ताकि आप रिलैक्स रहें, आपके बॉडी में फॉलिक एसिड की मात्रा बने रहे। बिना फॉलिक एसिड का सेल डिवाइड नहीं होता है, सेल बनने के लिए फॉलिक एसिड चाहिए। देन स्टार्ट विथ WLB1, वुमेन लिबिडो बूस्टर 1, और एक स्वीट 18। ऐसे में अगर उस महिला का वेट ज्यादा है तो वेट मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर किसी कपल को बच्चा नहीं हो रहा है तो मेरा रिक्वेस्ट है, और मैं साइंटिफिकली बता रहा हूं, इसका जिम्मेदार उस महिला को आप सिर्फ 50% जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। डाटा भी यही कहती है, किसी भी इनफर्टिलिटी के केस में हस्बैंड एंड वाइफ आर फाउंड टू बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल। दोनों की बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, इसीलिए इनफर्टिलिटी होती है। सो दोनों के लिए प्रोडक्ट सजेस्ट करें। ब्रेन वन हस्बैंड को भी दे, हस्बैंड को आप प्रो वाइटलाइजर H12 दे सकते हैं, एक मल्टीविटामिन दे सकते हैं। सो वाइफ को हमने ब्रेन वन, WLB1, हेमो14, वुमेन वन और वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट दे सकते हैं। क्रिल या फिर फ्लैक्स विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ओमेगा फैटी एसिड के कारण फीटस की ग्रोथ होगी। प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स ही हम दे सकते हैं, उसमें से है कैल्शियम, प्रोटीन, हेमोफोर्टिन, इतना प्रोडक्ट काफी है, और क्रिल दे सकते हैं। सो दिस इज रफली ऑल अबाउट इनफर्टिलिटी एंड द रेमेडी। थैंक यू सो मच सर, बहुत प्रेशियस था, मुझे भी ये नहीं मालूम था कि ये B12 की कमी की वजह से द चाइल्ड कैन बी अफेक्टेड सो बैडली। सो ऑलवेज कुछ प्रेशियस मिलता है आपसे। तो सर जैसे आपने बताया, स्ट्रेस स्ट्रेस इज द मेजर फैक्टर अगेन, नॉट ओनली इन इनफर्टिलिटी, ओवरऑल विमेन हेल्थ। तो सर जब भी विमेन एक स्ट्रेसफुल लाइफ जीती हैं, तो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं उनकी लाइफ पे सर? इसके लिए समाज में और इस मीटिंग में हम जितने जेंट्स हैं, हमें ये इल्जाम अपने ऊपर लेना पड़ेगा कि अगर घर की महिला को स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं, टू बी ऑनेस्ट। देखिए आज के टाइम में जो लेडीज हैं वो उतनी पावरफुल, पावरफुल का मतलब फिजिकली उतनी स्ट्रांग नहीं है जितना 30-40 साल पहले होती थी। रीजन बीइंग, उस वक्त का चावल और दाल में भी उतना विटामिन होता था जितना आज आपको साग सब्जी कुल मिला के में नहीं मिलेगा। सो 30 साल पहले की जो एक फीमेल की जो स्ट्रेंथ थी, स्टेमिना थी, फिजिकल कैपेसिटी थी, आप देखोगे हम सबकी जो मदर होंगे, जो हमारी आंटीज होंगी, ज्यादातर लोगों ने नॉर्मल डिलीवरी किए होंगे बच्चे। आज के टाइम में आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो नॉर्मल डिलीवरी करता होगा? डॉक्टर पहले मना करते हैं, रिस्क है। सो आज के टाइम की जो इंसान है, चाहे जेंट्स हो या फीमेल हो, फिजिकली मेंटली पहले के मुकाबले हम बहुत कमजोर हैं। हाइट भी कम हो रही है, बॉडी 40 साल में बूढ़े हो जाते हैं, मेटाबॉलिकली वीक है, 40 साल में ऑस्टियोपोरोसिस शुरू होती है, मेमोरी लॉस शुरू होता है। सो आज के टाइम में वी आर मेंटली फिजिकली वीकर कंपेयर टू 30 इयर्स बैक। मैंने बहुत सारे दुर्गा देवी के मोनूमेंट्स देखे, फोटोज देखे, मूर्तियां देखी, उनके बहुत सारे हाथ हैं। दे आर एक्चुअली रेप्लिका ऑफ इंडियन मदर्स। दुर्गा देवी हमारी घर की महिला का रेप्लिका है, या फिर आप सारे महिलाएं दुर्गा की अवतार हो, क्योंकि आप मल्टीटास्किंग करते हैं सुबह से लेकर रात तक। जितनी लेडीज को मैंने क्लोजली देखा है, मेरे घर की हो, मेरी रिलेटिव्स में से हो, जो घर की मेन महिला है, वो सुबह से लेकर रात तक
नॉन स्टॉप काम करती हैं। जितने लेडीज से मैं पूछ, आप लोग चैट बॉक्स में जवाब देना। आमतौर पे 24 घंटे में सोने के अलावा आपको कितने मिनटों की रेस्ट मिलती है? आप भी बता सकते हैं काजल मैम, या फिर आप अपने मदर के लिए भी बता सकते हैं। सर वो रेस्ट एट द बैक ऑफ द माइंड थॉट तो होता ही है, लेकिन एक के बाद एक, जैसे आपने बोला ना मल्टीटास्किंग, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी फीमेल्स ले लेती है ना कि वो थॉट ही कहीं उड़ जाता है और ऐसा लगता है कि अरे ये तो मैंने सोचा था पर हो नहीं पाया। और रियली इट्स नॉट अ प्रायोरिटी इन लेडीज, इन इंडियन होम्स की लेडीज अपने आप को, हेल्थ को तो प्रायोरिटी दे लेकिन सोने को भी नहीं देते। सर यू आर राइट। तो सुबह से लेकर रात तक जो काम करते हैं सारे लेडीज, उस काम में बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं है, लेकिन लेबर बहुत है। आप एक ही पोजीशन में काफी टाइम तक बैठे या खड़े होकर काम करते हैं, में हमेशा अगला काम रहता है। आप रात को, जब ज्यादातर लेडीज अब रात को सोने जाते, दे आर एंशियस अबाउट द नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, ये करना है, वो करना है। और ये जो एक छोटा सा एंजाइटी शुरू होती है, या इन द लॉन्ग रन ये सीवियर प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकती है। दूसरा इशू, एक महिला को अपने बॉडी में छोटे मोटे बीमारी को लेके जितना तकलीफ होती है या फिर हो सकती है, उससे कई गुना ज्यादा अपने बच्चों का स्कूल टाइमिंग, फीस, टिफिन को लेके होती है। सो मेंटली, फिजिकली वो हमेशा स्ट्रेस में रहती है। एक घर में बहुत सारे काम होते हैं। एक घर के एवरेज में अगर आप 4-5 लोगों को देखो, उन सबको चलाना का, उन सबको मेंटेन करने का जिम्मेदारी उस लेडी पे होती है। मुझे लगता है अगर दुनिया की सारी लेडीज, इंडिया की सारी लेडीज अगर एक हफ्ते के लिए छुट्टी ले ले, इंडिया तबाह हो जाएगी। आई एम श्योर राइट इंडिया सर। तो बर्बाद हो जाएगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर। बहुत ही वैल्यू है इस बात की सर। जब भी हम लोग भी ऐसे बाहर जाते हैं कभी मीटिंग्स वगैरह के लिए, आई रियली हैव टू प्लान कि मैं कैसे घर पे लंच डिनर करके, मींस कैसे आई कैन डू इट। और अगर नहीं होता है, बाहर का 2 दिन खा लिया, तो दे रियली फील कि पॉकेट पे भी भारी है और हेल्थ भी अच्छा नहीं रहता है। तो ये तो सिर्फ एक ही क्लीनिंग, दूसरा सब चीज बात तो अलग ही है सर। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। और ये जो उनका जो काम है, जिस दिन से शादी हुई है, मेरे ख्याल से शादी के 7-8-10 दिन बाद, 1 महीने के बाद, उस दिन से जो उनकी ड्यूटी शुरू हुई है आज तक, शायद ही आपको कभी छुट्टी मिला होगा, फुल टाइम छुट्टी। क्या छुट्टी कुछ मत करो। हमें संडे मिलती है, हमें समर वेकेशन मिलती है, हमें मंडे भी मिलती है, या फिर हमारे पास कम से कम दिन का 5-6 घंटा ऐसा कभी ना कभी हो ही जाता है जहाँ पे हम फुल्ली फ्री हैं। ये फ्री टाइम एक लेडी के पास कभी नहीं होती। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब एक महिला कंसीव करती है, उससे लेकर अगले 3 साल तक वो उनकी लाइफ का सबसे बैड फेज है। सोना, खाना, पीना, रेस्ट करना, अपने आप को ग्रूम करना पॉसिबल ही नहीं है। उनको 2 से 3 घंटे की भी पीसफुल नींद नहीं आती है। यही सिचुएशन अगर हम में से किसी के साथ हो जाए, मुझे लगता है हमें एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पे जाने होंगे, मेडिसिन लेना होगा, फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाना होगा। सो सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, इन सब के बावजूद भी कभी भी कोई लेडी ने कभी शिकायत नहीं की, कभी कोई स्ट्राइक नहीं किया, धरना मोर्चा नहीं निकाला, हमारे खिलाफ कभी शिकायत नहीं की। वी रियली अप्रिशिएट व्हाट यू हैव डन, एंड व्हाट यू डू इज कमेंडेबल, कोई और नहीं कर सकता। एंड दिस इज रियली टू बी एक्नॉलेज्ड। एटलीस्ट हम एक थैंक थैंक। यू सर। सर ये रिस्पेक्ट, और वी रियली क्रेव फॉर दिस काइंड ऑफ वर्ड्स एंड रिस्पेक्ट सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस थॉट फॉर ऑल लेडीज, एंड आई एम श्योर यहाँ पे हर एक लेडी अग्री करेगी कि हम करते तो है, लेकिन ये जब भी ये हमें अप्रिसिएशन और हमें रिस्पेक्ट मिलता है ना, वी फील लाइक डूइंग ऑल द मोर एंड वी फील लाइक गिविंग ऑल द मोर। थैंक यू सो मच सर। सो एक डेली लाइफ में एक महिला को ऑन एन एवरेज हर रोज थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है, और ये स्ट्रेस कभी थोड़ा ज्यादा भी होता है, तो फिर उनको डिप्रेशन हो सकता है। इसको ऊपर से ऑन एन एवरेज हर महिला के हिस्से में हर रोज खाना कम आता है। 1,200 से 1,200 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट उनके हिस्से में कम आती हैं। और एक एक साइकिल के पास जाने का भी है, बट इसका सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है
एक दिन एटलीस्ट उनको आधा दिन या एक दिन Recording in progress. में या शाम तक एटलीस्ट एक बार और साथ में बैठ के आप उनको फिटनेस वन पिलाओ। ये जो 10-10 मिनट का 3 ब्रेक आप उनको देंगे, दैट इज एनफ टू रिचार्ज देम फॉर अनदर 2-3 आवर्स। और एक बहुत ही डेडिकेटेड आधा घंटा टाइम आप उनको निकाल के दो ताकि अपना ग्रूमिंग कर सकें पर डे। अगर इतना हम कर पाए, उनका स्ट्रेस मुझे नहीं लगता टिकेगा और बढ़ेगा ही नहीं। सो कुछ प्रोडक्ट, थोड़ा सा समय एंड थोड़ा सा जाहिर करना कि हमें पता आप इतना मेहनत करते हो, टेक सम रेस्ट। और एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है रोल प्ले करता है, हर बार खाने के बाद जेन्युइनली अगर आपको अच्छा लगे तो दिल से थैंक यू बोलें, उतना काफी है उनके स्ट्रेस को कम करने के थैंक लिए। यू सर। सो ये छोटी मोटी चीजें उनको स्ट्रेस से बाहर लेके आ सकती है। अगर हमने नहीं किया तो 20-30 साल के बाद हो सकता है उनको नींद की गोलियां लेने पड़े, सीवियर डिप्रेशन हो, सीवियर एंजाइटी हो। थैंक यू सर, थैंक यू। सो सर, इसी से रिलेटेड मैं पूछना चाहूंगी सर, व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आपको लगता है कि इंडियन विमेन हो, होम मेकर्स हो या फिर इंडियन गर्ल्स हो, उसमें आ सकती है सर? व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इन जनरल अगर हम देखें, इंडिया के ज्यादातर लोगों में आज के टाइम में विटामिन डी की कमी पाई गई है क्योंकि हम सनलाइट में एक्सपोज नहीं होते। कैल्शियम की कमी सब्सिक्वेंटली विटामिन डी के कमी के कारण होती है। आयरन की कमी धीरे धीरे बहुत ज्यादा हो रही है। एक स्टडी कहती है 4 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, 4-5 साल तक के, उनमें 80% को सीवियर आयरन की डेफिशिएंसी है। सीवियर 50 या 60 साल तक के जितने भी लेडीज है, 50 ईयर्स ऑन एन एवरेज, 58 ईयर्स तक के जितने भी लेडीज हैं, मैरिड हो अनमेरिड हो, 30 to 58, उनमें 50% महिला में आयरन की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये पता लगाना बड़ा आसान है। आयरन की कमी के कारण लेडीज को कमजोरी, थकावट, चक्कर आना और थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है, इरिटेट होती है। सो अगर आपकी घर की कोई लेडी ज्यादा इरिटेट होती है, गुस्सा आता है, आप तुरंत उनको हेमोफोर्टिन दे दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये ना बोले कि वो ज्यादा गुस्सा कर रही है, इससे सिम्टम ऑफ आयरन डिफिशियंसी। और अब बड़े आसानी से आंखों के नीचे ऐसा करके पैलर पे चेक कर सकते हो। ये आयरन डेफिशिएंसी 30-40 साल पहले नहीं होती थी। आप जो खाना खाते थे उसमें आयरन रिच होता था, लोहे के बर्तन में हम खाना बनाते थे, उससे भी काफी सारा आयरन हमें मिलता था। सो आयरन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, स्किन के लिए एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी एंड विटामिन ई की डेफिशिएंसी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट मेनोपॉज के बाद 40 के आसपास में फीमेल्स में बहुत सीवियर कैल्शियम डेफिशिएंसी पाई जाती है क्योंकि मेनोपॉज में कुछ हार्मोन्स की प्रोडक्शन बंद हो जाती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, और ये हार्मोन्स आपकी कैल्शियम की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये हार्मोन जब बंद हो जाती है, बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम होती है। सो 30+ से या फिर 35 से ही कैलमेक डी शुरू करें, 35 से ही ऑर्थो-1 शुरू करें। सो इंडियन फीमेल्स में कार्बोहाइड्रेट की एवरेज से एक डेफिशिएंसी होती है, लेकिन स्टाफिंग कर लेते हैं कुछ भी। प्रोटीन की सीवियर डेफिशिएंसी है। बहुत सारे विटामिन, खास करके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, विटामिन डी, कुछ मिनरल जैसे कैल्शियम, विटामिन B12। आजकल बहुत सारे फीमेल्स में पोटेशियम की डेफिशिएंसी भी मिलती है, जिससे बैक पेन और मसल स्पाज्म भी होती हैं। सो इस तरह का बहुत सारे इंपॉर्टेंट और वेरी कॉमन मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है। इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप खाने पीने में हमेशा कोशिश करें फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स आप रखें। जिसमें कीड़े मकोड़े लगते हैं, मार्केट से जब लेके आओगे जो सबसे अच्छा और सुंदर दिखता है उसको ना लाएं, उसमें पेस्टिसाइड है। जिसमें कीड़े लगे होंगे उसमें पेस्टिसाइड नहीं है। बट फिर भी मैं नहीं बोलूंगा कि आप उस पर डिपेंड कर सकते हो। सबसे आसान, सबसे इजी है, आप उनको स्वीट 18 दे दो, अमेजिंग 40 दे दे, हेमो 14 दे दे, या फिर एवरीडे 1 दे दे। एक छोटा सा कोशिश और एक हम कर सकते हैं जिससे आपके घरों में, आपके लाइफ में बहुत अच्छा बदलाव आएगा, जो बहुत सारे लोग करते भी हैं। जब भी आप खाना खाते हैं, लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, सारे लोग एक साथ खाएं।
उस बेचारी महिला को बाद के लिए ना छोड़े, जो बाद में उनके हिस्से में प्लेट में पूरा खाना नहीं रहता है। हमें बचपन में नहीं पता था, हमने बाद में पढ़ा, पता चला, और मुझे जब मैं याद करता हमें पता चलता है कि मदर्स कभी भी हमारे साथ खाना नहीं खाती थी। वो बोलती थी पहले आप लोगों को देते हैं। और कभी कभी दिखता था कि चीजें खत्म हो गई, क्योंकि अगले सुबह में बहुत सारे सामान नहीं रहता है या फिर ऑलमोस्ट फिनिश ही होता है। तब रियलाइज नहीं किया, लेकिन आज पता चलता है कि उन्होंने उतने में ही अपना पेट भर लिया, और कुछ कुछ जो है था। सो अगर आप साथ में खाना खाते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो डेफिशिएंसी है वो कम हो सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू। सो सर, आई थिंक मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिला है। यहाँ पे सर, जैसे चैट में आपने बोला था, तो एक पर्सन का क्वेश्चन है कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो हाउ कैन वी मैनेज इट? तो आप उससे रिलेटेड क्लैरिटी दीजिए ना सर। ये अच्छा सवाल है, और किसी को जानना चाहिए कि इंडिया में फीमेल्स में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर होती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑलमोस्ट नियर अबाउट 15 lakhs ऑफ न्यू ब्रेस्ट कैंसर केसेस हर साल डिटेक्ट होती है, 15 lakhs। और इसमें मोर्टेलिटी भी बहुत ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली लेट डिटेक्ट होती है। ब्रेस्ट कैंसर पता लगाना आसान है अगर हर फीमेल के पास एक बेसिक मामूली सा एडुकेशन हो। आप महसूस कर सकते, यू कैन टच एंड फील। हर महिला खुद से डिटेक्ट कर सकती है। कोई हार्ट लंप अगर महसूस होता है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाए। उसमें एक लंप या फिर एक हार्ड या फिर सॉलिड मास कोई अगर आपको महसूस होता है टच करने से, वो ट्यूमर या फिर ब्रेस्ट कैंसर का संकेत हो सकता है। आइडियली डॉक्टर बोलते हैं हर साल आप कम से कम 2 मेमोग्राफी टेस्ट कराएं। ये मामूली सा टेस्ट है जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं। 35-40 के आसपास में अक्सर लोगों को इस तरह की ट्यूमर और कैंसर की शिकायतें होती हैं। अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ तो बहुत आसानी से इसका सोल्यूशन हो सकता है। अगर लेट स्टेज में डिटेक्ट हुआ, इट कुड बी वेरी वेरी रिस्की। और से किसी को ब्रेस्ट में कैंसर हुआ, बड़े आसानी से हम उसको सर्जरी कर सकते हैं, मैस्टेक्टोमी कर सकते हैं, हम उस ब्रेस्ट को सर्जिकली रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है कहीं और में भी वो सेल ट्रांसफर हो गया होगा, ट्रेवल किया होगा, तो दूसरे जगह में भी दिख सकती है। सो आइडियली 35 की जो उम्र है महिला के लाइफ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस उम्र में आपके पास आपके सारे टेस्ट के रिपोर्ट्स होने चाहिए। You should be taking calcium. You should start taking ortho-1. You should start taking young fuel and also A9 onco. So बेस्ट सोल्यूशन है 35 से आप A9 onco लेना शुरू करें। और अगर ऑलरेडी किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, जो डॉक्टर का ट्रीटमेंट है, उसके साथ साथ हमको स्वीट 18 और ब्रेन वन, कैंसर के केसेस में ब्रेन वन इसलिए हम देते हैं क्योंकि लोग अक्सर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड और एंशियस हो जाते हैं। ऐसे में आपका बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स कमजोर हो सकता है। सो अर्ली डिटेक्शन, रेगुलर खुद से आप गूगल में भी इसका पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे आप खुद इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। फोटोज के माध्यम से आप सभी लोग जरूर इसको अपनाएं। हर साल 2 से 3 मेमोग्राफी जरूर करें। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सर। सो सर, आई थिंक मैंने अपने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। और सर, मैं यहाँ पे, जैसे आपने बताया, मैं टेस्टिमनी शेयर करना चाहूंगी। जी प्लीज। तो सर, मेरी खुद की टेस्टिमनी है सर। मैं पिछले 7 मंथ से यंग फ्यूल यूज कर रही हूँ। मुझे खुद को इंटरनली बहुत एनर्जेटिक फील हुआ है सर, बहुत ज्यादा। मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हुआ है, मेरी स्लीप क्वालिटी बहुत डीप हुई है, जॉइंट्स बोन्स में मुझे बहुत अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी महसूस हो रहा है, स्किन मेरी टाइट और बेहतर फील हो रही है। सो सर, ये सारे बेनिफिट्स मैं रीप कर रही हूँ। एंड इसके साथ सर, बीइंग इन माय मेनोपॉजल एज, मैं अमेजिंग 40 और एसबीटीसी भी यूज कर रही हूँ। और अमेजिंग 40 यूज करके सर, इट इज सो स्मूथ। यूजुअली मैं मेरे एज के बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को मिलती हूँ, हर एक के पास कुछ ना कुछ हेल्थ कंप्लेन होती है कि मुझे ये चैलेंज आ रहा है, मुझे मूड स्विंग हो रहा है, मुझे हॉट फ्लशेस आ रहे हैं। लेकिन सर, माय अमेजिंग 40 लेने के बाद, माय एक्सपीरियंस इज, इट इज सो स्मूथ, इट इज एज नॉर्मल एज माय टीनेज डेज, यू नो सर। तो इस तरह का मुझे रिजल्ट मिला है। और मेरे घर में आई हैव अ यंग टीनेज डॉटर, उसको भी मैं पिछले 3 to 4 मंथ से स्वीट 8 दे रही हूँ।
तो उसका भी हॉर्मोन्स का बहुत अच्छा बैलेंस हमें दिख रहा है एंड ओवरऑल क्योंकि शी इज़ वर्किंग और बाहर का खाना होता है, लिवोवन सिरप भी देती हूँ, तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट है सर। सो ये सब मैंने बेनिफिट्स लिए हैं और दैट इज़ व्हाई आज मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत सारे लोगों तक पहुँचना है और ना ही सिर्फ़ एक नोबल बिज़नेस करना है, लेकिन उनसे ब्लेसिंग्स भी लेने हैं, ताकि हम उनकी लाइफ़ में वैल्यू ऐड करके सबकी लाइफ़ में बेहतर चीज़ें ला पाएँ सर। एक इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा मैम। यस अगर सर। कोई महिला अपने आप को थोड़ा सा ग्रूमिंग के लिए टाइम देना चाहे, सुबह एक बार, दोपहर में एक बार और रात को सोने से पहले एक बार, मॉर्निंग हुँ, आफ्टरनून एंड बिफोर गोइंग टू बेड, सिर्फ राइट। क्लिंजर टोनर एंड मॉइस्चराइज भी अगर करें, चाहे हमारी क्वार्ट्सिका करें, डर्मासोल का करें, ये सीटीएम करने में ऑन एन एवरेज एक बार में कितना टाइम लगता है? ओके। सो सर बिगिनिंग में जब हम किसी लेडी को ये रिकमेंड करते हैं ना, सबसे पहले तो बहुत बार वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लेंज़र बाथरूम में जो भी फेस वॉश पड़ा होता है ना, वो भी यूज़ करने को टाइम नहीं होता है। सोप से फेस वॉश करते होते हैं। तो इन द बिगिनिंग वी टेल देम कि क्योंकि ये आपके लिए नई चीज़ है, आप ऐसा बोलते हो कि आपके पास टाइम नहीं है सुबह। बिगिनिंग में आपको कहीं न कहीं 5 से 10 मिनट के बीच में लग सकता है बिकॉज़ यू आर गेटिंग यूज्ड टू अ न्यू थिंग। लेकिन जब भी आप 15 दिन, 20 दिन में आपकी फेस पे इसका रिज़ल्ट देखना शुरू करोगे ना, अपने आप आपको मोटिवेशन आएगा, आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। व्हेन यू लाइक योर स्किन, अपने आप उसके लिए प्रायोरिटी देके टाइम निकालोगे और वन्स यू नो कैसे करना है सर, इट डज़न्ट टेक मोर देन 3 टू 4 मिनट्स, ऑल द 3 स्टेप्स सर। वाह! तो हम मैक्सिमम 10 मिनट भी मान लेते हैं। सारे यस, जेंटलमैन से मेरा रिक्वेस्ट है, आप प्लीज उनको एक दिन का आधा घंटा निकाल के दीजिए सीटीएम करने के लिए। और जैसे वो हमें बोलती है कि आप रेडी हो जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आप भी बोले आप जल्दी वॉशरूम जाओ, आप जल्दी बाथरूम जाओ, सीटीएम करके आओ, आपके पास 10 मिनट है। यस आप सर। तो कोशिश करें कि 10-15 दिन, या फिर आप साथ में भी कर सकते हैं, दोनों लोग, घर के लोग साथ में भी सीटीएम कर सकते हैं। लेट देम डू इट, क्योंकि मुझे नहीं लगता ज्यादातर फीमेल्स ने पिछले 10-15 साल में अपने आप के लिए यह टाइम निकाला होगा। लेट देम यस, डू दिस ग्रूमिंग। आप 10-10 मिनट निकाल के आधा घंटा उनको जरूर दें एवरीडे। सो पहला काम जो हमें कल करना है, आप उनके लिए आपके पसंद से एक क्लींजर, एक टोनर, एक मॉइस्चराइजर लेके आए। आप क्वार्ट्सी का ला सकते हो, डर्मासोल का भी ला सकते हैं, सिंपलिसिम भी ला सकते हैं। और 6 महीने में इस सीटीएम से उनकी स्किन में, उनके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और जैसे काजल मैम ने कहा, यंग फ्यूल, कॉर्डिसिप कॉफी, फिटनेस वन साथ साथ पिया करें। सो लाइफ में बहुत हैप्पीनेस और घर में एक अच्छा माहौल दोबारा से शुरू हो सकता है। तो एक और सर सवाल। जी मैम। सर आप जैसे ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, ग्रूमिंग हमें किसी और के लिए अच्छा दिखने के लिए नहीं करना है फ्रेंड्स, हमें इसलिए करना है ताकि हम खुद कॉन्फिडेंट फील करें, हम खुद अच्छा फील करें और ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जब आप अच्छा फील करते हो आप अच्छा और अट्रैक्ट करते हो। तो इट इज ऑलवेज अबाउट योर सेल्फ, इट इज नॉट अबाउट टू लुक गुड इन फ्रंट ऑफ अदर्स या लुक बेटर देन अदर्स। सो ये बात जब भी मैं फीमेल्स को समझा सकती हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस के लिए, और आज तो जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, जब आप इतने आपका जो कॉन्फिडेंस जब भी हाई होता है ना, तो लोग आपको सीरियसली सुनते भी हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ग्रूमिंग को भी अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएँ। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। एक और चीज जो 40 के आसपास के फीमेल्स के लिए बहुत जरूरी है, 40 तक स्किन में थोड़ा बहुत रिंकल्स, पिगमेंटेशन, स्किन लूजनिंग, एजिंग का असर दिखना शुरू होता है। स्किन थोड़ा बहुत डैमेज होना भी शुरू होता है। सो हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इस एज के पॉपुलेशन में, लेडीज में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट होते हुए आप लोगों ने देखा है? यस। सो सर जैसे आपने बताया क्वाडसी का जो सीटीएम रेंज है और 90% स्किन डैमेज का रीजन होता है सन रेज। तो हमें हमारी सनस्क्रीन को भूलना नहीं है, चाहे हम घर से बाहर भी ना निकले, सन रेज जो है वो घर में भी पेनिट्रेट होते हैं। और सेकेंडली हम लेडीज जब भी कुकिंग स्टव गैस के सामने काम करते हैं ना, तो उससे भी हमारी स्किन डैमेज होती है। सो जब भी हमारा सीटीएम हो जाए, हमें उसके ऊपर सनस्क्रीन यूज करना ही है मैंडेटरी, हम घर से बाहर निकले या ना निकले। तो ये हमने अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर लिया। और जब हम इसे 2 बार करते हैं ना, तो बहुत फास्ट रिजल्ट आते हैं। और किसी को भी अगर स्किन पे किसी भी तरह के दाग, धब्बे, फाइन लाइंस, रिंकल्स, पिगमेंटेशन कुछ भी है, तो हमारा जो सिंपलिज्म का सीरम है, इट वर्क्स वंडर्स।
ना ही सिर्फ वो पोर्स को स्मॉल करता है, वो ब्राइटन करता है स्किन को, दाग धब्बे लाइट करते करते कम कर देता है और शायद निकल भी जाए, बट ये एक अमेजिंग स्टेप है। तो सीरम को हमें मॉइस्चराइजर के पहले लगाना है। तो क्लेंजर, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर और फिर सनस्क्रीन। सो ये पूरा जो हम सुबह शाम शाम को सिर्फ हमें सनस्क्रीन को अवॉइड करना है। तो जब हम ये चीज दोनों टाइम करते हैं तो हम जो है वी गेट द डिजायर्ड ब्यूटीफुल स्किन टोन। ओके। एक और सवाल, ये हमारे घर में जो एडल्ट लेडीज हैं उनके लिए मैं पूछना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा कि 35 के बाद से लेकर जॉइंट्स की सीवियर प्रॉब्लम शुरू होती है, और सारे एडल्ट कैटेगरी के जो लोग हैं उनको हमें ऑर्थोवन देना शुरू करना चाहिए। सो 60 साल की या फिर 70 साल की जो दादियाँ होती है हमारे घरों में, उनके स्किन केयर के बारे में कोई नहीं सोचता। नोबडी इज वरीड अबाउट देम। कोई कुछ भी लाके नहीं देते। उनके लिए हम क्या रेकमेंड कर सकते हैं एज पर योर एक्सपीरियंस? ये सर अगेन सर सेम रेंज, क्योंकि क्वाडसी रेंज जो है ना सर, उसमें 4 तरह के विटामिन सी है जो आज हमारी स्किन की नीड है, तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो मस्ट है फॉर सीनियर लेडीज, बिकॉज तभी स्किन लूज होना शुरू हो चुकी है, शायद थोड़ा थोड़ा पिगमेंटेशन का दाग भी आना शुरू हो चुका है। और सनस्क्रीन की तो मैं बात, आई हैव सच पिक्चर्स ऑफ लेडीज कि पूरे 40 साल तक सनस्क्रीन लगाया लेकिन दे डिड नॉट अप्लाई इट ऑन देयर नेक। तो तुरंत ही वो जो डिफरेंस ना, पूरा इधर सैगिंग और स्किन लूज है, और दिस फेस इज वेरी यंग। तो ये हमारे पास बहुत बड़ा प्रूफ है कि जो सनस्क्रीन है वो मेजर रोल प्ले करता है। और हमारा जो सनस्क्रीन है वो ना ही सिर्फ SPF 50 है, उसमें हमने आंवला डाला है, उसमें Recording in progress. हमारे घरों में लोग एक दूसरे का फैमिली बॉन्डिंग अच्छी हो, और इसी तरह से हम एस्ट्रोनॉट वन को एक फैमिली की तरह हर इंसान तक लेके जाएं, जिससे हमारे लाइफ की वैल्यू, चाहे हम प्रोडक्ट को कंज्यूम करें या ना करें, हमारी लाइफ की वैल्यूज बढ़ें। यही पर्पस है। और एक खास डेडिकेटेड सेशन है महिलाओं की जो भी इश्यूज होती है, हेल्थ चैलेंजेस होते हैं, ताकि हम उसको एड्रेस कर पाए। सो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस सेशन में आप अपने परिवार के लेडीज को लेके आए। और मुझे लगता है अगर आपके घर के लेडीज इस सेशन में आते हैं, वो भी एक अच्छा फीलिंग्स रखेंगे एस्ट्रोनॉट वन के लिए, और आपको भी सपोर्ट करेंगे आपके काम काज में। एंड मैं अप्रिशिएट करूंगा सारे फीमेल जो इस वक्त इस सेशन में हैं, जो मेहनत करते हैं, अपने घर का ध्यान रखते हैं, साथ में बिजनेस का भी ध्यान रखते हैं, अपने टीम का ध्यान रखते हैं। सो बाकी में जो मैंने कहा स्टार्टिंग में, मल्टीटास्किंग दुर्गा देवी, यू एक्चुअली मीन, यू आर दैट, यू रिप्रेजेंट दैट आइडल। थैंक यू काजल मैम थैंक फॉर यू सर। होस्टिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, sir. Thank you, Estonia One. We are blessed to have be in such an association. Thank you so much, sir, for everything. Thank you everyone and good night.